हाय मित्रों, द स्टडी आइज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं जिसमें इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आपका एक बेस तैयार करने में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। जो दो कथन दे रखे हैं इनमें कौन से कथन सही है। पहला कह दिया, लाफर वक्र एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और उल्टा संबंध होता है। आपको बताना है ये लाफर वक्र के बारे में, ये सही है या गलत है। दूसरा कह रहा है, फ्लिप्स वक्र एक आर्थिक अवधारणा है। आपको फ्लिप्स वक्र के बारे में बताना है जिसे कर दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के बीच संबंध दिखाने के लिए विकसित किया गया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। जो अपना फ्लिप्स वक्र होता है इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध बताया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और जो लाफर वक्र है इसमें क्या होता है, जो सरकार का कर राजस्व है और सरकार की जो कर दर है उनके मध्य जो संबंध होता है वो दर्शाया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी असत्य हो गया। जो ये अवधारणा है ये फ्लिप्स वक्र की है। आपको ध्यान रखना, जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की है। और जो दूसरा कथन दे रखा है ये कर दरों और सरकार के द्वारा कर राजस्व एक कथन की बात कर रहा है, ये लाफर वक्र में। इस दृष्टि से हमारे दोनों कथन असत्य हो गए। तो इसका सही आंसर डी हो गया, ना तो एक ना दो। आपको सही पूछा है, इसमें ना तो एक ना दो सही होगा। ये देखो फ्लिप्स वक्र के बारे में कह रहा है एक आर्थिक अवधारणा है। आपको पता होना चाहिए ये आर्थिक अवधारणा, ये कथन सत्य है हमारा इतना। लेकिन आगे कह रहा है जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और उल्टा संबंध होता है। आपको ध्यान रखना ये फ्लिप्स वक्र से संबंधित है, ना कि लाफर वक्र से संबंधित। ये कह रहा है उच्च मुद्रास्फीति निम्न बेरोजगारी। अगर मुद्रास्फीति उच्च होगी तो बेरोजगारी कम होगी, और निम्न मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी। इसका असली मित्र ये होगा, अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, लोग पैसे खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो लोगों को रोजगार पे भी रखेंगे। क्योंकि अगर पैसा बाजार में ज़्यादा आएगा तो अपने नौकर भी रखेंगे लोग, तो उससे रोजगार पैदा होगा। इस दृष्टि से देखें तो हमारा एक दूसरा कथन असत्य हो गया था। और पहले कथन के बारे में ये कह रहा है, लॉफर वक्र आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्री अर्थर लॉफर द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखने की बात नहीं है, ये तो ऐसे ही दे दिया मैंने। जो कर दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व राशि के बीच संबंध को दर्शाता है कि किस प्रकार सरकार टैक्स में वृद्धि करके करों को बढ़ा सकती है और टैक्स में कमी करके भी कर को बढ़ा सकती है। वक्र का उपयोग लाफर के तर्क स्पष्ट करने के लिए किया गया है ना। कभी कभी कर दरों में कटौती से कुल राजस्व में वृद्धि हो सकती है। आपको ये बता रहे हैं कि कर राजस्व अगर टैक्स की दर कम भी कर दे तो भी ये कह रहा है राजस्व में वृद्धि हो सकती है, और कर राजस्व अगर ज़्यादा भी कर दे तो भी वृद्धि हो सकती है। इसमें अनिश्चित संबंध है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारे दोनों कथन असत्य हो गए और इसका सही आंसर डी हो गया। क्वेश्चन ये है, 2 नंबर ये कह रहे हैं, कारक आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको कारक आय के संबंध में सही कथन बताना है, फैक्टर इनकम के बारे में बताना है। इसमें पहला कथन ये कह रहा है, कारक आय वह आय है जो उत्पादन के कारकों से प्राप्त होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। कारक आय जो उत्पादन के कारकों से प्राप्त होने वाली आय है या नहीं। उत्पादन कारक जैसे भूमि हो गई, श्रम हो गया और पूंजी हो गई, ये उत्पादन कारक है। इनसे प्राप्त होने वाली आय को ही कारक आय कहते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दूसरा कह रहा है, किसी देश के सभी सामान्य निवासियों की कारक आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। इसका उपयोग आय वितरण में असमानता को उजागर करने में किया जा सकता है। आपको बताना है जो अपनी कारक आय है इसका जो वितरण है आय का किस प्रकार है, असमानताओं को उजागर करने में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आपको बताना है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, हमारा पहला कथन सत्य है। जो उत्पादन कारक की आय है वही हमारी
कारक आय है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कथन, ये जो सामान्य निवासियों की कारक आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो ये भी हमारा कथन सही हो गया। और आय असमानताओं के वितरण में भी समझने में ये हेल्प करता है, इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सही हो गया। तो इसके तीनों सही हो गए, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, 1, 2 और 3। अब इसके बारे में एक्सप्लेन देख लीजिए आप। कारक आय वह आय है जो उत्पादन के कारकों, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक सामान्य इनपुट से प्राप्त होती है। जो उत्पादन के कारक हैं उनकी आय से प्राप्त होती है, ये आपको कह रहा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन ये सत्य हो गया था। दूसरा, जैसे उत्पादन कारक से आपको आय बताई, जैसे भूमि के उपयोग पर होने वाली आय जो अपन लगान कहते हैं, वो जो श्रम से उत्पन्न होने वाली मजदूरी और पूंजी से उत्पन्न होने वाली जो लाभ है, इनका ये कुल योग है, आपको ये ध्यान रखना है। किसी देश के सभी सामान्य निवासियों, देखो ये हमारा कथन कह रहा है, किसी देश के सामान्य निवासियों की कारक आय को राष्ट्रीय आय के रूप में संदर्भित किया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना। जबकि कारक आय और वर्तमान आय को एक साथ निजी आय के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। दोनों को, कारक आय और वर्तमान अंतरण को, एक निजी आय के रूप में, पर्सनल इनकम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। अब हमारा आगे ये कह रहा, व्यापक आर्थिक विश्लेषण में कारक आय का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे व्यापक आर्थिक विश्लेषण करने में कारक आय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसमें सरकारों को सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसी दृष्टि से वो असमानताओं को आसानी से देख सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया और इसका आंसर डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यू आकार की रिकवरी का क्या अर्थ है। आपको यू आकार की रिकवरी के संबंध में सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, अर्थव्यवस्था शीघ्र ही नुकसान की भरपाई कर लेती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, जो सामान्य वृद्धि दर की प्रवृत्ति पर वापस आती है। दूसरा कह रहा है, अर्थव्यवस्था गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद धीरे धीरे सामान्य स्तर पर वृद्धि करती है। आपको बताना ये कथन यू आकार की रिकवरी के संबंध में सही है या नहीं है। तीसरा कह दिया, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सामान्य स्तर तक बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए गिरावट और निम्न वृद्धि दर की स्थिति होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। अर्थव्यवस्था क्रैश के बाद फिनिक्स की तरह तेजी से उभरती है और इसकी वृद्धि दर पूर्व की तुलना में अधिक होती है। आपको ये बताना कि तेजी से उभरती है या नहीं, और जो वृद्धि दर है पूर्व की तुलना में अधिक होती है या नहीं। मित्रों, यू आकार की जो रिकवरी होती है इस टाइप होती है। इसमें क्या होता है, पहले देखो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गिर रही है, फिर वो धीरे धीरे चढ़ेगी। जैसे वी आकार की हो गई, तो इसमें क्या होता है, वी आकार में एकदम अर्थव्यवस्था गिर रही है और एकदम चढ़ रही है। यू में क्या होता है, जैसे यू टाइप होता है, ये धीरे धीरे अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है और धीरे धीरे ऊपर जा रही है। इस दृष्टि से देखें तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सामान्य स्तर पर बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए गिरावट आती है। ये हमारा धीरे धीरे कह रहा है। इसका सही आंसर मित्रों हमारा सी होगा। और निम्न वृद्धि दर, इसमें ग्रोथ भी जो होती है वो भी निम्न होती है, गिरावट भी होती है वो भी निम्न होती है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर सी हो गया। और जो वी रिकवरी होती है, इसमें एकदम गिरती है अर्थव्यवस्था, एकदम बढ़ती है। जो अपना के शेप होता है, के शेप में आपको ध्यान रखना मित्रों, बता देता हूँ, इसमें कोई एक सेक्टर होता है इकोनॉमिक्स का, वो तीव्र गति से बढ़ता है, और जो एक सेक्टर होता है, दूसरा सेक्टर होता है, वो डाउन होता है। इसे एक के शेप कहते हैं। और अपनी जो जेड शेप इकोनॉमी जो रिकवरी है उसके बारे में बता देते, तो इसमें कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। जिग जैग की अवस्था में जो भी इकोनॉमिक्स चलती है उसे अपनी जेड शेप रिकवरी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। और अब हम इसके बारे में जान लीजिए, जो यू शेप रिकवरी है इसके बारे में आप देख लीजिए, जो वी आकार की है इसके बारे में आप देख लीजिए, और जेड आकार की रिकवरी है इसके बारे में आप देख लीजिए। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। और साथ में आपको बता देता हूँ, इसका लिंक जो है मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये PDF वहाँ आपको मिल जाएगी। और आपको बता देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी IAS विद
सन ऑफ देवर्षि आप जाके सर्च करोगे, वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उदाहरण है? आपको बताना विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उदाहरण कौन सा है। विस्तारवादी राजकोषीय का आश्रय ये होता है, सरकार ऐसे उपाय करे जिससे इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़े। ऐसे उपाय सरकार करती है उसे विस्तारवादी कहते हैं। और तरलता का अवशोषण करने के लिए जो सरकार नीतिगत उपाय करती है उसे संकुचन या संकुचन राजकोषीय नीति कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें पहला कंपनियों को टैक्स में छूट, तो कंपनी को टैक्स में छूट देगी तो उसका जो रेवेन्यू होता है वो सरकार के पास कम आकर बाजार में ज़्यादा रहेगा। इस दृष्टि से देखें तो ये हमारी विस्तारवादी जो राजकोषीय नीति है उसका पार्ट है। सब्सिडी में कमी, मित्रों सब्सिडी में अगर सरकार कमी कर देगी तो सरकार के पास राजस्व ज़्यादा रहेगा, बाजार में कम आएगा। इस दृष्टि से ये हमारा कथन असत्य हो गया। सब्सिडी में अगर वृद्धि करेगी तो ही विस्तारवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत गिना जाएगा। उच्च ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, मित्रों उच्च ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार तो मार्केट में पैसा कम होगा, क्योंकि अगर ऋण रेट ज़्यादा होगी तो सरकार से कोई भी ऋण नहीं लेगा। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी असत्य हो गया। आपको सही कूट पूछा है तो सही कूट मित्रों हमारा केवल और केवल एक होगा, ऑप्शन ए। और विस्तारवादी नीति के बारे में आप जान लीजिए, एक नीतिगत उपाय है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मंदी के दबाव से लड़ने के लिए करों में कमी, सरकारी व्यय में वृद्धि और दोनों उपाय किए जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना, जिस करों में कमी ताकि लोगों के पास पैसे रहे, और सरकार अपना खर्च भी बढ़ा देती है ताकि बाजार में पैसा जाए, ये आपको ध्यान रखना। कंपनियों को टैक्स में छूट से कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। कंपनियों को टैक्स में छूट देने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। यह आगे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करने में मदद करता है। अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, टैक्स में कमी आएगी तो वो जो अपनी वस्तु है उत्पादन कर रहे हैं उसमें कमी करेंगे, इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। ये भी आपको ध्यान रखना। सब्सिडी बढ़ाने से, अगर सब्सिडी बढ़ेगी तो जो अपनी विस्तारवादी होगी नीति वो काम करेगी, उससे बाजार में पैसा ज़्यादा जाएगा। जो उच्च ब्याज दर है इससे क्या तरलता में कमी होगी, लेकिन जो निम्न ब्याज दर है उसमें तरलता में अधिक होगी। इस दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा और तीसरा कथन असत्य हो गया, पहला कथन हमारा सत्य हो गया। इसका सही आंसर ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है? आपको बताना है। मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं आपको बताना है। कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने की बात करा, ये ध्यान से पढ़ना। आपको सही कथन पूछा है, रेपो रेट बढ़ाना। मित्रों अगर आप रेपो रेट बढ़ाओगे तो सरकार जो बैंक है वो ऋण कम लेंगे, इससे तरलता में कमी आएगी तो मुद्रास्फीति कम होगी। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ाना, अगर वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ाएंगे तो बैंक के पास मार्केट में पैसा कम जाएगा। इस दृष्टि से इसमें मुद्रास्फीति में कमी होगी, न कि बढ़ेगी। तरलता में कमी होगी। नगद आरक्षित अनुपात में कमी, जो अपना नगद आरक्षित अनुपात है उसमें कमी करेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा तो तरलता बढ़ेगी। तरलता बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो हमारा तीसरा कथन केवल सत्य हो गया था और ये दोनों असत्य हो गए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देख लीजिए, मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि की में कीमतों में वृद्धि है, यह आपको ध्यान रखना। जैसे एक साल में 100 रुपये थी पहले और जो दूसरे साल में 110 हो गई उसका मूल्य, तो जो अपना 10 रुपये बढ़ा है वही मुद्रास्फीति आपको ध्यान रखना। क्योंकि अगर मार्केट में तरलता होगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों की मांग बढ़ जाएगी। आपके पास 100 रुपये की बजाय 150 रुपये आ रहे हैं तो आप बाजार में खरीदने की इच्छा ज़्यादा रखोगे।
अगर खरीदने की किसी मांग बढ़ गई तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा वस्तु का, ये आपको ध्यान रखना। एसएलआर और रेपो रेट बढ़ने से बाजार में धन की आपूर्ति में कमी होगी। देखो ये कह रहा है, अगर एसएलआर और रेपो रेट बढ़ा दें उसमें धन में आपूर्ति में कमी होगी, जिससे बाजार में मुद्रास्फीति में कमी आएगी, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा पहला और दूसरा कथन गलत हो गया था। और जो नकद आरक्षित अनुपात है उसमें अगर कमी करोगे तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, ये हमारा कथन सत्य हो गया। इसका सही आंसर सी होगा, ये आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और आप साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।